ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट बेटा, आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे संथाल। तो संथाल के बारे में मैं आपको बताऊंगी संथाल लोगों का आगमन कैसे हुआ। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, ज़मीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूँकि संथाल बाशिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बाशिंदों, आपको बेटा यहाँ पर याद रखना है कि पहाड़िया लोग वो हैं जो ऊंचे पहाड़ों और जो नीची पहाड़ियाँ हैं उनके बीच के इलाकों में रहते हैं। अब उन लोगों को, उन पहाड़िया लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनको पीछे की तरफ धकेल दिया गया। और जो ये संथाल लोग हैं, इन्होंने उनके इलाके निचली पहाड़ियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वनों का सफाया करना शुरू कर दिया। और जिस प्रकार कुदाल जो है वो वहाँ के पहाड़ी लोगों का एक प्रमुख जीवन का प्रतीक माना गया, उसी तरह से हल को संथालों के जीवन का प्रतीक माना गया। ठीक है, तो हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। तो हल और कुदाल के बीच की लड़ाई आपको याद रखना है, हल संथालों के लिए यूज़ किया गया है, कुदाल पहाड़िया लोगों के लिए यूज़ किया गया है। ये उनके जीवन का प्रतीक है, प्रतीक के रूप में इन चीज़ों को लिया गया है। ठीक है बेटा, याद रखना है आपको ये। संथाल अगुआ बाशिंदे सन 1810 के अंत में बुकानन मैंने आपको बताया था कौन था, ये जो है चित्र बनाने वाला। और आपने जाना था कि जो बुकानन है वो किसके साथ आया था, ये एक चिकित्सक था और ये बंगाल के चिकित्सा केंद्र में इसने कार्य किया कुछ वर्षों तक। और ये गवर्नर जनरल उस समय के जो लॉर्ड बेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा था ये। और इसने जो है 1814 तक ये भारत में रहा और 1815 में जब ये बीमार हुआ तो ये वापस अपने देश इंग्लैंड चला गया था। ठीक है, तो इसके लेखों से हमें क्या पता चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया। गंजूरिया पहाड़ याद रखना है आपको, 1810 में। और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की ज़मीन खेती के लिए अभी अभी साफ़ की गई थी, रिसेंटली में उसको साफ़ किया गया था। वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया पलट ही हो गई है। उसने लिखा अपने संस्मरणों में या अपने लेखों में, उसने लिखा गुंजरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों की फसल कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे, क्वेश्चन बन रहा है। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ज़मींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। ठीक है, जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बाशिंदे थे, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी। वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया।
1832 तक ज़मीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिनी को के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि दामिनी को क्या था, तो आपको यहाँ याद रखना है दामिनी को क्या था। ज़मीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिनी को के रूप में सीमांकित कर दिया गया। मीन्स ये है कि संथालों ने जो ज़मीनें राजमहल की तलहटी में जुताई की, फसलें उगाई, जंगलों का सफाया किया, उस ज़मीन को सीमांकित कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया दामिनी को। ठीक है, इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। इन्हें इस इलाके के भीतर रहना था। किसको रहना था? संथालों को रहना था। किस इलाके के भीतर? दामिनी को के इलाके के भीतर। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। उसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित की गई। इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। ध्यान देना है आपको, जितना एरिया 10वें भाग को यानी कि जंगलों को साफ करके जो एरिया वो जोतेंगे उसको सीमांकित कर दिया गया। वहाँ पर जो लकड़ी के या खंबे जो होते हैं उनको गाड़कर उनको सीमांकित कर दिया गया कि इतना एरिया आपका है, आपको इसी के अंदर रहना है, इसी के अंदर आपको अपनी फसल उत्पादन करना है और यहीं से आपको जो है ये कर के रूप में इतनी चीज़ें या इतनी सामग्री या इतना धन सरकार को देना है। दामिनी को के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेज़ी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती चली गई। ठीक है, जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है कि संथाल लोगों का पहाड़िया लोगों ने विरोध क्यों किया, तो यहाँ आंसर मिलेगा आपको। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया। अंत तो गतवा वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया। ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गई। झूम खेती नई से नई ज़मीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर ज़मीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी, दामिनी को। ठीक है, इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया। अब वे एक जगह बस गए और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार, जिसको दिकू भी बोला गया है, बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। कर्ज अदा न किए जाने पर सूरत में अदा न किए जाने की सूरत में ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। ज़मींदार लोग दामिनी को इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र सिंधु माझी का है। ये सिंधु माझी है जो संथाल विद्रोह का नेता है। 1800 संथाल विद्रोह क्यों हुआ, आगे मैं ये पढ़ाऊँगी आपको।
1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के संथाल के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855 के, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो संथाल हैं वो ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के, और ये यहाँ आप देख सकते हैं संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र है। फिर यहाँ आप नीचे देख सकते हैं संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1856 में इसको छापा गया है। इस चित्र में राजनीतिक संदेश दे रहा है औपनिवेशिक शासन के जो अधिकारी हैं कि आप देख सकते हैं चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर हाथी पर सवार है। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर दिखाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोह कौन सा था? संथालों का। और संथाल विद्रोह क्यों कर रहे थे? क्योंकि धीरे धीरे उनका जो शासन है, उनकी जो बाड़ाबंदी की गई थी उस ज़मीन पर जो औपनिवेशिक सरकार है, जो ज़मींदार हैं, कर न चुकाने की एवज में धीरे धीरे उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे और उनको वहाँ से हटाया जा रहा था। इस एवज में जो संथालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी थी, 80,000 तक हो गई थी। अब धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जिसकी एवज में विद्रोह को कुचला गया। ये तस्वीरें ऐसा दिखा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5,500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों से लिया गया। आपको याद रखना है, मैप में आ सकता है। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नई परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बुकानन के जो विवरण दिए गए हैं वो भी दिए गए हैं। जो संथाल लोग हैं बहुत ही होशियार हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, छोटी छोटी दीवारों से उन्होंने अपनी झोपड़ी को ढका हुआ है। दूसरा दिया है उसने कि मैं थोड़ा लगभग 1 मील चलने के बाद चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है जिसमें लाल फेल्डस्पार क्वार्टर्स और काला ब्रक लगा है। वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। यह भी स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था। यानी कि इस इलाके के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में थे, जिनका लालच औपनिवेशिक शासन को आ गया था और यहाँ से अब वो इस कीमती पत्थर को निकालकर विदेशों में सप्लाई करना चाहते थे, इसलिए संथालों को वहाँ से भगाया जा रहा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अभी हम बुकानन का और विवरण पढ़ेंगे। बुकानन क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था, उसकी यात्रा केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीस कौन होते हैं? जो नक्शे बनाते हैं, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना है, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। ठीक है, बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता तो वह एक अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा, भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से उगाए जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। ठीक है बेटा, आगे का मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि पेज नंबर आपका जो है सिलेबस से कट हो गया है, पेज नंबर 275 टू 285 तक का, तो आगे का हम नहीं करेंगे। ये आज आपकी लास्ट वीडियो है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ जी सर।